चेन वेंग इंग वो खतरनाक जासूस जिसने 20 साल तक अमेरिका को अपनी अंगुलियों पर नचाया। बात उस समय की है जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की आग में जल रही थी। इसी बीच 1 मई 1954 को चाइना के ग्वांगजुंग शहर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम था चेंग वेंग इंग। ये वही बच्ची थी जिसने आगे चलकर FBI को अंधकार में ढकेल दिया। 20 साल तक अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को अपनी अंगुलियों पर नचाया और आगे चल के दुनिया ने इस लड़की को कैटरीना लॉन्ग के नाम से जाना। Status of his relationship with Ms. Leong. The case of Katrina Leong. 1960 में क्या होता है जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट सरकार थी, उस टाइम चाइना के बहुत बुरे हाल थे। तो कैटरीना का परिवार क्या होता है, हांगकांग में चला जाता है। और हांगकांग भी उस टाइम क्या था, आधा ब्रिटिश के हाथ में था, आधा चाइना के हाथ में। मतलब ब्रिटिश में अकेला चाइना का कंट्रोल नहीं था और यहाँ बहुत गरीबी थी, बहुत क्राइम था। तो लगभग 15-16 साल की उम्र में ही कैटरीना ने क्या किया, एक नकली पासपोर्ट बनाया ताइवान से और इस पासपोर्ट पर अपनी मौसी का नाम लिखा अपनी माँ के नाम पर, क्योंकि कैटरीना के माता और पिता पहले ही गुजर गए थे। और इस नकली पासपोर्ट के माध्यम से वो दुनिया के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क पहुंचती है। और न्यूयॉर्क में जाने के बाद कैटरीना के बड़े बड़े सपने, उसे दुनिया का बहुत पावरफुल इंसान बनना था। उसे पता था कि गरीबी क्या होती है, पावर क्या होती है, कैसे वो लोग हांगकांग में रहे, कैसे उसने नकली पासपोर्ट बनाया। कैटरीना ने बचपन में ही वो सब कुछ देख लिया था जो लोग अपने पूरे उम्र तक नहीं देखते। और कैटरीना ने धीरे धीरे छोटी छोटी जॉब करी और जॉब के साथ पढ़ाई भी स्टार्ट रखी। और 7 अगस्त 1972 को उसने क्या किया, परमानेंट रेजिस्टेंस के फर्जी पेपर बना लिए। अब कैटरीना कोई आम लड़की नहीं थी, उसने अमेरिका के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कार्नेल यूनिवर्सिटी से 1976 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA करने का फैसला किया। उसे पता था कि MBA के दौरान उसे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स के बच्चे मिलेंगे, नेताओं के बच्चे मिलेंगे जिन्हें वो सीढ़ी के तौर पर यूज करेगी। उसने सेम ऐसे ही किया। MBA एडमिशन के दौरान उसने बड़े बड़े नेताओं के बच्चों से दोस्ती करी, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन के बच्चों से दोस्ती करी और वहीं उसने एक ब्रिटेन के एक बिजनेसमैन के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। मैं फंसाया इसलिए ऐसा ही कहूंगा क्योंकि आगे चल के आपको कहानी के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शादी के बाद कैटरीना ने एक फैसला किया कि वो आप लॉस एंजल्स में रहेंगे, क्योंकि लॉस एंजल्स उसे पता था अमेरिका की वो जगह जहां दुनिया के सारे स्पाई, चाहे वो FBI हो चाहे CIA हो, इसे नेक्स्ट ऑफ स्पाई भी कहा जाता है, मतलब जासूसों का घोंसला। उसने वहां के सबसे महंगे अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया और सभी लोगों को यह बताया कि वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर मैनेजर है। और 10 फरवरी 1981 को पहली बार FBI को उसके ऊपर शक हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कैटरीना क्या है, इस कंपनी के माध्यम से अमेरिका के सीक्रेट चाइना तक तो नहीं पहुंचाती, क्योंकि कैटरीना मूल रूप से चाइनीज थी। और कैटरीना के ऊपर उन्हें शक हुआ तो यहीं FBI का एक ऑफिसर जिसे JJ के नाम से जाना जाता है, JJ स्मिथ, उसने लगातार कैटरीना के ऊपर सर्वेलेंस स्टार्ट किया। उसने कैटरीना की हर एक्टिविटीज को देखा और जब उसे कैटरीना के ऊपर शक हुआ तो उसने एक दिन 1982 में कैटरीना को क्या किया, अपने ऑफिस बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। और कैटरीना इसके लिए पहले से ही तैयार थी। कैटरीना ने JJ को अपने प्यार के जाल में फंसाया। अब सोचो कि FBI का एक ऑफिसर एक कैटरीना के प्यार में पड़ चुका है। अब उसे फाइलों में कुछ सही गलत नजर नहीं आ रहा था। उसे क्या नजर आ रहा था, सिर्फ कैटरीना का प्यार। और यहीं से JJ ने एक फैसला किया कि क्यों ना हम कैटरीना को अमेरिका के लिए इस्तेमाल करें या इसको FBI का एक एसेट बना लें। JJ ने FBI को एक मशवरा दिया कि क्यों ना हम कैटरीना को चाइना के अगेंस्ट यूज करें, क्योंकि ये ऑलरेडी ताइवान की रहने वाली है, इसको चाइनीज लैंग्वेज आती है, ये ताइवान के अंदर पली बड़ी है, तो इसको चाइना की हर चीज पता है। तो यहीं से FBI को लगा क्यों ना हम सच में कैटरीना को क्या करें, अपना एक एसेट बना ले, अपना एक जासूस बनाए, ताकि ये चाइना की हर इंफॉर्मेशन अमेरिका तक लेकर आए। क्योंकि आज भी अमेरिका और चाइना दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार कैटरीना क्या होती है, एक पेपर्स में FBI की एजेंट बनती है, जिसको कोड दिया जाता है पार्लर मेड। मतलब
अमीर घराने के नौकर, मतलब जो अमीर घर होते हैं, जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं, अपने घर में जो मेड रखते हैं, उनकी मेड को उन घरों की हर इंफॉर्मेशन पता होती है। यही अमेरिका चाहती थी कि हम कैटरीना को बहुत बड़ा बनाएंगे और ये चाइना के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की इंफॉर्मेशन अमेरिका तक लाएगी ताकि अमेरिका पावरफुल बने। यही पहली बार FBI धोखा खा गई, CIA धोखा खा गई, क्योंकि जिस कैटरीना को आज उन्होंने अपना एसेट बनाया, आज से 5 साल पहले चाइना की सीक्रेट सर्विस MSS पहले ही कैटरीना को क्या कर रखा था, अपना एसेट बना चुकी थी। और कैटरीना का एक ही काम था कि किसी भी तरीके से अमेरिका की सीक्रेट सर्विस FBI के अंदर एंटर करना, FBI की हर वो इंफॉर्मेशन चाइना तक पहुंचाना जिससे चाइना स्ट्रांग बने। इसीलिए कैटरीना ने लॉस एंजलिस का वो अपार्टमेंट चुना जहां सारे के सारे FBI और CIA के एजेंट रहते थे। जानबूझकर कैटरीना ने एक ऐसी कंपनी का नाम बताया जिस पर पहले से ही FBI को शक था कि कहीं ना कहीं यह कंपनी अमेरिका के सारे सीक्रेट चाइना तक पहुंचाती है। कैटरीना चाहती थी कि वो FBI के रडार में आए और FBI उसको पूछताछ के लिए बुलाए ताकि वो FBI के एक सीनियर ऑफिसर को अपने प्यार के जाल में फंसाए, जो कैटरीना ने किया। और यही नहीं, आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि कैटरीना को FBI एजेंट बनाने के लिए कैटरीना का पॉलीग्राफ टेस्ट तक किया गया। सोचो, झूठ पकड़ने वाली मशीन, लेकिन कैटरीना इतनी महारत हासिल थी, वो इतनी परफेक्ट एजेंट थी कि उसको झूठ पकड़ने वाली मशीन पॉलीग्राफ टेस्ट भी नहीं पकड़ पाई। और यहीं से कैटरीना पहली बार FBI का भरोसा जीतती है और 1984 में अमेरिकन गवर्नमेंट कैटरीना को अमेरिका की नागरिकता दे देते हैं। अब यहां पर क्या था, कैटरीना एक डबल एजेंट बन गई थी। इसको हम डबल एजेंट भी कहेंगे क्योंकि चाइना को यह लग रहा था कि कैटरीना क्या करती है, MSS के लिए काम कर रही है, जो FBI के अंदर घुस के FBI की हर सीक्रेट चाइना तक पहुंचा रही है। वहीं अमेरिका को यह लग रहा था कि कैटरीना FBI की एक एजेंट है जो चाइना के अंदर लगातार विजिट करती है और चाइना की हर इंफॉर्मेशन अमेरिका तक पहुंचाती है। तो सीक्रेट सर्विसेज की दुनिया में इसे डबल एजेंट कहा जाता है। और अमेरिका धीरे धीरे कैटरीना को वो इंफॉर्मेशन दे रही थी जिससे चाइना का भरोसा कैटरीना जीत सके, लेकिन अमेरिका को पता ही नहीं कि ये पहले से ही क्या है, MSS की एक एजेंट है। और यहां कैटरीना ने क्या किया, धीरे धीरे जे को अपने प्यार के जाल में फंसा के हर वो इंफॉर्मेशन चाइना तक पहुंचाते गई। चाइना के अंदर अमेरिका का कोई भी एजेंट काम कर रहा था, उसकी हर इंफॉर्मेशन MSS तक पहुंचती गई। और MSS ने क्या किया, चाइना के अंदर से अमेरिका के हर उस एजेंट को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया जो चाइना की धरती में अमेरिका तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता था। और यह सब किसकी मदद से हो रहा था, कैटरीना की मदद से हो रहा था। और अमेरिका को यह लग रहा था कि कैटरीना क्या है, चाइना की इंफॉर्मेशन अमेरिका तक पहुंचाती है, लेकिन अमेरिका को सिर्फ वो इंफॉर्मेशन मिल रही थी जो चाइना चाहता था। जिस इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद भी अमेरिका चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। कैटरीना को इतना महारत हासिल था कि वो इतने अच्छे तरीके से झूठ बोलती थी कि दुनिया का कोई भी सीक्रेट ऑफिसर कभी कैटरीना के ऊपर शक नहीं करता था। आप यह अंदाजा उसी बात से लगा सकते हैं, मैंने आपसे कहा था कि मशीन भी कैटरीना को नहीं पकड़ पाई और अमेरिका ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिस ऑपरेशन का नाम था टाइगर ट्रैप। इस ऑपरेशन का एक ही काम था कि चाइना के अंदर न्यूट्रॉन बम के डिजाइन का पता लगाना कि किसने अमेरिका से न्यूट्रॉन बम का डिजाइन चुराया। और जैसे ये बात कैटरीना को पता चली, कैटरीना ने सीधे क्या किया, MSS तक इन इंफॉर्मेशन को शेयर किया कि जिसने आपको या आप जिसके माध्यम से न्यूट्रॉन बम का डिजाइन चुरा रहे हो, FBI उन सभी लोगों को क्या कर रही है, अपने सर्विलांस में रख रही है। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने क्या किया, अपना ऑपरेशन जारी रखा और अमेरिका का न्यूट्रॉन बॉम्ब का डिजाइन चुरा लिया। जब पहली बार चाइना के पास न्यूट्रॉन बॉम्ब का डिजाइन पहुंचा तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा शॉक, और इसलिए एक नए ऑफिसर को इस केस के इन्वेस्टिगेशंस के लिए अपॉइंट किया गया जिनका नाम था विलियन। विलियन का सिर्फ एक ही काम था कि उस जासूस को ढूंढ के निकालना जो FBI की हर इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, चाइना तक पहुंचा रहा है। विलियम्स ने भी हर एजेंट के ऊपर नजर रखा, उसे शक हुआ
कैटरीना के ऊपर। उसने कैटरीना को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया और कैटरीना ने सेम वही किया जो 10 साल पहले। कैटरीना ने विलियम्स को भी अपने प्यार में फंसा लिया। अब विलियम्स भी क्या करने लग गया, कैटरीना से प्यार करने लग गया। आप ये सोचो कि FBI के सबसे बड़े 2 ऑफिसर और एक ही एजेंट से प्यार कर रहे हैं, वो भी उस एजेंट से जो FBI की हर इंफॉर्मेशन को चाइना पहुंचा रही है। तो अब यहीं से अंदाजा लगा लो कि जासूसी की दुनिया में एक औरत, एक लड़की कितनी खतरनाक हो सकती है, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी के 2 ऑफिसर को एक टाइम, एक ही वक्त में अपने प्यार के जाल में फंसाया था और उनके माध्यम से हर इंफॉर्मेशन चाइना पहुंचाई। और शॉकिंग चीज कि आगे चलकर कैटरीना का अफेयर इन 2 ऑफिसरों से 12 साल तक रहा, लेकिन 12 साल के अंदर इन दोनों ऑफिसरों को कभी यह भनक ही नहीं लगी कि हम जिस कैटरीना से प्यार करते हैं वो दूसरे की भी गर्लफ्रेंड है। यानी कि जेजे की भी गर्लफ्रेंड कौन है, कैटरीना, और विलियम्स की भी गर्लफ्रेंड कैटरीना, जबकि दोनों एक ही FBI के ऑफिसर थे। यहीं से आप एक MSS की एजेंट कितनी शातिर थी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उसका तरीका क्या था MSS को इंफॉर्मेशन देने का, वो जब भी विलियम्स के साथ होती या जब भी वो जेजे के साथ होती, इसको ड्रिंक करती, ड्रिंक करने के बाद दोनों नशे में होते, नशे के बाद जो भी सीक्रेट चीजें होती वो विलियम्स से उगलवाती या जेजे से उगलवाती। उन्हें यह लगता था कि यार वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ बात शेयर कर रहे हैं या उसके साथ बात शेयर कर रहे हैं जिसके साथ वो 12 साल 15 साल से प्यार करते हैं। लेकिन यही क्या करती थी कैटरीना, उस हर इंफॉर्मेशन को क्या करती थी, चाइना तक पहुंचाती थी। और जब ये चाइना जाती थी तो FBI को लगता था कि ये चाइना क्या कर रही है, अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए जा रही है ताकि चाइना से हमें इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन उन्हें कभी ये भनक ही नहीं लगी कि वो सिर्फ चाइना इसलिए जा रही है ताकि अमेरिका की हर सीक्रेट को चाइना तक पहुंचा सके। 1985 से 1990 के बीच कैटरीना लॉस एंजलिस की सबसे ताकतवर हस्ती बन गई। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि रिपब्लिक पार्टी के लिए खुद कैटरीना ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। यहां तक कि वहां के जो मेयर थे रिचर्ड ओलन, उनको भी चुनाव इसी कैटरीना ने जिताया। आप यहीं से और अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम के चाइना के राष्ट्रपति यांग शाओंग से डायरेक्ट कैटरीना की पहुंच थी। यानी कि अगर कैटरीना को कोई इंफॉर्मेशन देनी होती तो डायरेक्ट चाइना के प्रेसिडेंट को देती थी। तो यहीं से आप एक औरत की ताकत का अंदाजा लगा लो कि वो स्पाई की दुनिया में कितनी ताकत रखती थी। कैटरीना ने अमेरिका के सालों के काम को मिट्टी में मिला दिया। सबसे पहली चीज देखो, टाइगर ट्रैप, मतलब जो अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था कि हम उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो न्यूट्रॉन बॉम्ब की इंफॉर्मेशन चाइना को दे रहा है। ये खुद कैटरीना ने क्या कर दिया, इस ऑपरेशन की जानकारी पहले ही चाइना को दे दी। अमेरिका ने चीनी नेताओं के बोइंग में बहुत सारे माइक्स लगाए थे, खुफिया माइक, कि चाइना के जो भी लीडर्स हैं जहाज के अंदर क्या बातें करते हैं ताकि अमेरिका उनको सुन सके। लेकिन कैटरीना ने ये इंफॉर्मेशन चाइना को दे दी। अब वहां के नेता जानबूझ के प्लेन के अंदर वो बात करते थे जो जानबूझ के अमेरिका सुने। यानी कि प्लेन में भी क्या कर रहे थे, चाइना के नेता अमेरिका को गुमराह कर रहे थे। तीसरा, अमेरिका के जितने भी जासूस चाइना के अंदर थे उन सब की इंफॉर्मेशन कैटरीना ने चाइना को दी, जिन सभी जासूसों को मौत के घाट उतार दिया। इससे FBI को इतना नुकसान हुआ कि पैसों की तो हम बात ही नहीं कर सकते। FBI CIA की इंफॉर्मेशन वॉर ही खत्म हो गई। और साल 2000 में जेजे और विलियम्स दोनों लगभग एक ही सहयोगी थे, वो दोनों के दोनों रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद क्या हुआ, यहीं से कैटरीना ने उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाना शुरू कर दिया। और जब धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू किया तो पहली बार जेजे को शक हुआ कैटरीना के ऊपर और उन्होंने अपने एक जूनियर को कैटरीना के बारे में सब कुछ बताया कि तुम इनको एनालाइज करो। जब उनके जूनियर ऑफिसर ने कैटरीना के ऊपर नजर रखना शुरू किया, इस जूनियर ऑफिसर का नाम था स्टीव, कैटरीना की हर इंफॉर्मेशन को पता किया, उसके बैंक बैलेंस को पता किया, उसके हर सोर्सेस को पता किया, तो उन्हें पहली बार शक हुआ कि कहीं ना कहीं कैटरीना चाइना के लिए काम करती है। और आज तक इसने जो भी इंफॉर्मेशन FBI को दिया उससे FBI को कोई सक्सेस नहीं मिला। लगभग 20 साल तक कैटरीना जो भी इंफॉर्मेशन अमेरिका को देती थी उस इंफॉर्मेशन के दम पर ना तो FBI कोई सक्सेस ऑपरेशन कर पाई, ना FBI को कभी शक हुआ, लेकिन ना FBI को कोई
प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन FBI डेस्क से चाइना तक गई उससे FBI कई साल पीछे चला गया और नवंबर 2002 में पहली बार कैटरीना के खिलाफ एक ट्रैप बनाया गया। जानबूझ के कैटरीना को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई जो चाइना तक पहुंचे और कैटरीना जब उस इंफॉर्मेशन को लेकर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से निकलने लगी तो FBI ने कैटरीना के बैग को चेक किया और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैटरीना की बैग में निकली और 6 जासूसों के नाम जो खुद कैटरीना को FBI ने बताए थे, जो वास्तव में कोई जासूसी नहीं थे, और यहीं से पहली बार कैटरीना को गिरफ्तार किया जाता है 2003 अप्रैल में। और कैटरीना के साथ साथ स्मिथ और उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया जाता है, विलियम्स को। इन दोनों को सबूतों के अभाव पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कैटरीना यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेलती है और कैटरीना क्या करती है, अपने कुछ एक गुनाह को कबूल कर लेती है और वो बोलती है कि मैंने FBI के साथ कोई धोखा नहीं किया, जो भी मुझे MSS ने गन पॉइंट पर रखा मैंने वही सबूत MSS को दिए, बाकी मैंने कभी अमेरिका के साथ कोई गद्दारी नहीं करी। लेकिन कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे जिससे यह प्रूफ हो जाता कि कैटरीना ने अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ दगाबाजी करी, और सिर्फ $10,000 का जुर्माना और 3 साल की सजा के बाद कैटरीना को छोड़ दिया जाता है। और कहते हैं कि कैटरीना ने जेल से निकलने के बाद अपने पुराने बॉयफ्रेंड JJ के साथ शादी करी और आज ये दुनिया में कहाँ है कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जासूसी की दुनिया में जो दिखाई देता है वो वास्तव में नहीं होता। एक जासूस जीवन में कहीं भी रहे लेकिन वो कभी ये नहीं भूलता कि वो वास्तव में उस देश में क्यों आया है, उसका असली मकसद क्या है, क्योंकि दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।